हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर नंबर 1 है उसके बारे में। तो जो पेपर नंबर 1 है वो है आपका वर्तमान भारतीय समाज। ये आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है। और जो वर्तमान भारतीय समाज है इसका जो है हम लोग चैप्टर 3 मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा तीनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं किया है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो आपको सारी क्लासेस अरेंज व्यू में 1 बाय 1 मिल जाएंगी। क्लासेस को करिए, रिवीजन करिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए, आज जो है वो हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 में है आपका प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे धीरे धीरे किसका विकास हुआ, उसके बारे में हम 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है प्राचीन काल। ठीक है, मतलब प्राचीन काल में कैसी शिक्षा की व्यवस्था थी, उसके बाद मध्यकालीन में, फिर आधुनिक काल में। आप लोगों को पता होगा कि इतिहास भी इसी सीरीज में बटा हुआ है। प्राचीन काल, मध्यकालीन से मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, इसी 3 पार्ट में बटा हुआ है। और शिक्षा की जो मतलब स्टार्टिंग से लेके आज तक की जो शिक्षा है उसका कैसे विकास हुआ, किस काल में किस प्रकार की शिक्षा थी, उसी को जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आपका जो ये टॉपिक है वो आपके प्रारंभिक शिक्षा का जो विकास आपका पेपर 2 है उससे मैच करता है, क्योंकि वहां पे भी ये टॉपिक आपको मिलेंगे। तो चलिए, इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें कम पढ़ना पड़ेगा, इसमें नहीं पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना पड़ेगा। दोनों को पढ़ेंगे तो दोनों चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है प्राचीन काल। अब देखिए, प्राचीन काल में क्या है, वैदिक युग एवं बौद्ध कालीन शिक्षा। सभी चीजें आप लोग सभी चीजों से अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में वैदिक के बारे में, बौद्ध कालीन सबको अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं मध्यकालीन शिक्षा में क्या है, मुगल कालीन शिक्षा। उसके बाद आधुनिक शिक्षा में स्वतंत्रता के पहले एवं बाद में, यानी स्वतंत्रता के पहले जब अंग्रेजों के द्वारा क्या था, भारत गुलाम था, तो वहां के जो मतलब कि आए हुए थे हमारे देश में, जो भी गवर्नर थे, वायसराय थे, उन्होंने शिक्षा से संबंधित क्या विकास किया, क्या कहा। और फिर उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी स्वतंत्रता के बाद किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है प्राचीन काल। और प्राचीन काल का फर्स्ट हम पढ़ेंगे वैदिक युग में शिक्षा। मतलब प्राचीन काल में जो वैदिक युग जो चल रहा था उसमें शिक्षा का क्या अर्थ था, या किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा का क्या विकास हुआ, किस तरीके से विकास हुआ, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेद से वैदिक, यानी वेद का अर्थ क्या है। तो देखिए, वेद का अर्थ है ज्ञान। छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। और एक बात और नोट करिएगा कि जो आपके पेपर 1 है और पेपर 2 और एक जो सामाजिक विज्ञान है वो आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है। और इस 50 मार्क्स में 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है। इसलिए अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव अलग से तैयार नहीं करना पड़ेगा। चलिए, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आप लोगों को पता है कि वेद कितने हैं, अच्छे से पता होगा, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेद जो है 4 वेद है। ठीक, तो देखते हैं आगे। चारों वेद, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में वेदों में प्रथम ऋग्वेद है। मतलब कि आपके जो 4 वेद है, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा जो है आपका अथर्ववेद। और सबसे मतलब वेदों में सबसे प्रथम, यानी सबसे पहला, सबसे पुराना जो है वो है आपका ऋग्वेद। वेदों में प्रथम कौन है, ऋग्वेद है, जो प्राचीनतम पुस्तक है। क्या है ये, एक बुक है जो कि बहुत पुरानी है। थोड़ा मैनेज करिएगा, कफ हो गया है इस वजह से आवाज थोड़ी चेंज हो गई है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है,
देखते हैं, इसमें मानवता समाहित है और इसमें मनुष्य के चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के बारे में बताया गया है। अब देखिए, ये जो आपका है मनुष्य के चार आश्रम, जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया है उसको याद होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान में आपका ये जो है टॉपिक है। उसमें ब्रह्मचर्य में ये था कि जो है बच्चा क्या करता है, उसमें सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करता है, फिर गृहस्थ में जो है शादी होता है, उसकी एक एक उम्र का क्या था क्राइटेरिया डिवाइड था। वानप्रस्थ में क्या था, फिर जाके वह जंगल में रहता था, फिर सन्यास बन जाता है। तो वही कहा गया है कि जो आपका वेद है उसमें जो है मनुष्य के जो चारों आश्रम है यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, उसके बारे में बताया गया है। हमारी प्राचीन संस्कृति का मूल आधार धर्म था। हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, उसका जो मेन यानी मुख्य आधार था वो क्या था? धर्म था। शिक्षा धर्म शिक्षा धर्म पर आधारित थी। शिक्षा किस पे आधारित थी? धर्म पे। कब की बात है ये? प्राचीन काल की। भारत के प्राचीन निवासी आर्य थे। मतलब जो भारत के पुराने निवासी थे वो कौन थे? आर्य थे। वैदिक काल में आर्यों के जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। यानी जो वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो क्या था? मोक्ष प्राप्त करना था। और आज के लोगों का जो लक्ष्य होता है आधुनिक में, वो क्या है? उनको पढ़ाई करके सक्सेस होना है, अच्छे जॉब को लेना है, अच्छे पोस्ट पे जाना है। तो वही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, सबके जीवन का लक्ष्य बदलता गया। तो जो वैदिक काल में जो आर्य थे, उनके जीवन का लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना। क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन करने का साधन नहीं माना जाता था, बल्कि शिक्षा मोक्ष प्राप्त करने का साधन भी था। देखिए, आज के टाइम में जो है लोग शिक्षा को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं या शिक्षा क्यों लेते हैं? उनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि उनको ज्ञान की मतलब वो ज्ञान नॉलेज हो उनको, और वो क्या हो, जो वो चाहते हैं, जो उनका गोल है वो अचीव करें। लेकिन जो प्राचीन टाइम था या प्राचीन काल था, उसमें जो है शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन करने का साधन नहीं माना जाता था, बल्कि शिक्षा मोक्ष प्राप्त करने का भी साधन था। वैदिक साहित्य में शिक्षा का तात्पर्य विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। जो आपका वैदिक साहित्य है उसमें शिक्षा का तात्पर्य क्या था? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। आगे देखते हैं, वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था और आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना था। ठीक है, मतलब वेद के अनुसार शिक्षा जो है उसका अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था और आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना था, मतलब स्वयं को खोजना था। ठीक है, मतलब स्वयं के ऊपर आत्मा की अनुभूति करना था, यानी मोक्ष प्राप्त करना था। तो उस पे जो है वेद के अनुसार शिक्षा का अर्थ दो चीजों में था कि ज्ञान या विद्या को प्राप्त करना और आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना था। अच्छे से समझ में आया होगा। चीजों को अच्छे से एक को दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो कठिनाई नहीं आएगी। बस अच्छे से सुनते जाइए, नोट्स कंप्लीट करिए और रिवीजन करिए। अब देखते हैं कि जो आपका प्राचीन काल है यानी वैदिक काल, उसमें शिक्षा की विशेषताएं या शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। क्या था अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ क्या था? मोक्ष प्राप्त भी करना। तो सबसे पहला है आपका मोक्ष प्राप्त करना। इसमें देखिए क्या है, उस समय शिक्षा धर्म के लिए तथा उस समय शिक्षा धर्म के लिए तथा धर्म का एक अंग थी या अंग था। मतलब प्राचीन काल में जो शिक्षा है वो धर्म के लिए था, या यह कह सकते हैं कि शिक्षा क्या था? धर्म का एक अंग भी था, मतलब धर्म का एक पार्ट ही था शिक्षा। शिक्षा मोक्ष प्राप्त करने या आत्मभूति का साधन था। एक साधन थी, वही जीवन का परम लक्ष्य था जिसे मुक्ति कहा जाता था। यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा था उसका क्या था? मतलब मेन गोल या मेन उद्देश्य कहा जा सकता है कि शिक्षा से क्या था? मोक्ष प्राप्त करना था।
ठीक है, वही उनके जीवन का परम लक्ष्य था। अब मोक्ष को क्या कहा जाता है? मुक्ति भी पाना कहा जाता है, तो वही कहा जा सकता है जिसे मुक्ति कहा जाता था। अब सेकंड जो है वो देखते हैं। सेकंड है आपका संस्कृति का संरक्षण, यानी उस समय की जो वहां पे संस्कृति थी उसका संरक्षण यानी उसका बचाव करना या उसको संजो के रखना। ठीक है, उसमें देखते हैं क्या है। मनुष्य वेद, वैदिक साहित्य तथा आध्यात्मिक रूप से रहस्यों की खोज करते रहते थे और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक ले जाते थे। शिक्षा का यही उद्देश्य था। यानी प्राचीन काल में जो मनुष्य थे वो वेद और वैदिक साहित्य तथा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मीन्स होता है कि जैसे अ, आप रामायण, बाइबल, कुरान कुछ भी हो, मतलब जो जिस धर्म का है, जिसमें विश्वास करता है पूजा पाठ से भगवान की, उसी में होता है आध्यात्मिक, उसको कह सकते हैं या आत्मा को कह सकते हैं। ठीक है, तो उस रूप से जो उन रहस्यों की वो खोज करते थे या जो भी वो ढूंढते थे, उसको क्या करते थे, अपने जो आने वाली पीढ़ी है वहां तक पहुंचाते थे। संस्कृति या रिवाज या रस्म क्या होता है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें दिया जाता है, वही कहा जाता है कि ये हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति का अर्थ यही है, जो हमारे पूर्वज हमको दिए हैं वही हम संजो के रखते हैं, तो वही हमारी संस्कृति कहलाती है। तो वही कहा जा रहा है कि जो मनुष्य थे वो वेद, वैदिक साहित्य या आध्यात्मिक रूप से जो भी चीज खोजते थे उनको क्या करते थे, अब उससे संबंधित ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी तक ले जाते थे। यही क्या था, शिक्षा का उद्देश्य था। थर्ड टॉपिक देखिए, स्वस्थ चरित्र का विकास। तीसरा टॉपिक है स्वस्थ चरित्र का विकास। जो आपका प्राचीन काल में है उसमें शिक्षा के दो उद्देश्य हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है मोक्ष प्राप्त करना, सेकंड है संस्कृति का संरक्षण, और थर्ड है आपका स्वस्थ चरित्र का विकास। अब इसमें देखते हैं, चरित्र ही सब कुछ है। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि एक बार स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, पैसा गया तो नहीं, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो वही कहा जा रहा है स्वस्थ चरित्र का विकास। चरित्र ही सब कुछ है। बच्चों को सदाचार के उपदेश दिए जाते थे जिससे उनके जीवन में ज्ञान की ज्योति जागे, उनकी बुद्धि प्रखर हो और व्यक्तित्व का विकास हो। मतलब कि जो बच्चे थे उनको उपदेश दिए जाते थे, सदाचार यानी कि उनको अच्छे विचार के उपदेश दिए जाते थे। उनको अपने बड़ों से कैसे बात करना है, उनको समाज में कैसे रहना है, उनको शिष्टाचार सिखाना, तो सभी चीजों को मिला के वो क्या अच्छे उपदेश देते थे, जिससे क्या हो कि बच्चों में ज्ञान की ज्योति जगे, मतलब बच्चों में ज्ञान की वृद्धि हो और उनकी बुद्धि और प्रखर हो। प्रखर मतलब उनकी वृद्धि और तीव्र हो, तेज हो, और उनके व्यक्तित्व का विकास हो। ठीक है, और फोर्थ आपका आ जाता है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षा ऐसी होती थी जो जीवन में उपयोगी हो। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और हर प्रकार का शारीरिक श्रम भी कहते थे, सॉरी शारीरिक श्रम भी करते थे। देखिए इसको समझिएगा। जो आपका प्राचीन काल की जो शिक्षा थी उसमें जो फोर्थ है आपका सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, इसमें था कि शिक्षा ऐसी होती थी कि बच्चे क्या करते थे, आश्रम में जाके रहते थे और वहां पे क्या रहते थे, गुरु उनको शिक्षा देते थे। वो आश्रम में जाके रहते थे और वहां पे शारीरिक श्रम यानी सभी प्रकार से सारे कार्य भी करते थे। ठीक है, उससे क्या होता था कि उनके मानसिक, शारीरिक सभी चीजों का विकास होता था। अब आगे देखते हैं कि जो आपका शिक्षा प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका, या फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, धर्म के प्रभाव में कभी सॉरी कमी आई क्योंकि सरकार ने शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने से रोक लगा दी।
क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिएगा, जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं। पहले की जो प्राचीन काल की थी, वो किससे संबंधित था? धर्म से था। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो है धर्म से संबंधित सरकार ने क्या किया? शिक्षा संस्थाओं यानी स्कूल और कॉलेज में क्या किया कि धर्म से संबंधित शिक्षा देने पे रोक लगा दिया। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी लोगों ने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, उसमें बताया गया है कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता है। ये वह सभी धर्मों का पालन करता है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है वो ये मानता है कि किसी भी शिक्षा संस्थान यानी वो कॉलेज, स्कूल, कोचिंग में धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। बच्चों का नैतिक पतन हो रहा है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चरित्र निर्माण की शिक्षा पर बल दिया जाए। यानी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनके नैतिक का पतन हो रहा है, मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा पा रही है। और हर क्षेत्र में क्या है? भ्रष्टाचार का बोलबाला, यानी जहाँ पे भी जाइए, चाहे जिस एरिया में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे एजुकेशन से संबंधित या जॉब से संबंधित, हर जगह क्या है? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। और चरित्र निर्माण की शिक्षा पर बल दिया जाए, यानी जो बच्चे हैं उनके चरित्र निर्माण की जो मतलब ऐसी शिक्षा दीजिए जिनसे उनके चरित्र का निर्माण होगा। जब चरित्र का निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण कैसे होगा? उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, उनके अंदर अच्छे गुण आएंगे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक उनके चरित्र का निर्माण होगा। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चों के नैतिक का पतन हो रहा है, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा करप्शन है, इसलिए बच्चों के चरित्र से संबंधित जो भी शिक्षा है उस पर बल दिया जाए। अब थर्ड जो पॉइंट है उसको देखिए। सामाजिक कुशलता की ओर उदासीनता बढ़ती जा रही है, यानी जो आपका समाज से संबंधित है, आजकल के जो बच्चे हैं वो समाज से बिल्कुल कट कट के रहते हैं, मतलब समाज से वो क्या है? दूर हो गए हैं। हाँ, तो वही कहा जा रहा है कि सामाजिक कुशलता की ओर भी उदासीनता यानी कमी आ रही है। ठीक। आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। भारत एक प्रजातंत्रवादी देश है, मतलब नागरिक भी क्या है? अपने कर्तव्य को लेके बहुत लूज हो गए हैं। और भारत क्या है? एक प्रजातंत्र, यानी यहाँ पे सभी, प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? सभी को क्या है? हर चीज का हक है, सब अपने स्वतंत्र हैं। ठीक है, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, सब अपनी इच्छा, अपना जो भी विचार है उसको व्यक्त कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है। बच्चे केवल किताबी कीड़े बनकर रह गए हैं। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है, मतलब जो आज के टाइम में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, तो बच्चे क्या है? सिर्फ बुक से, मतलब किताबी कीड़े बन गए हैं। उनको फील्ड पे या तो फिर समाज से संबंधित प्रैक्टिकल कोई भी नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ किताबी कीड़े हैं, जो बुक में है सिर्फ वही पढ़ते हैं। उनको बाकी और कोई भी नॉलेज होता ही नहीं कि हाँ, आपका आपके आस पड़ोस में या आपको समाज से क्या है, किसी भी प्रैक्टिकल रूप से कोई जानकारी नहीं, सिर्फ किताबी कीड़े हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चों में जो है उनके व्यक्तित्व का विकास में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, और टीचर को इनका इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं हम। अब वो हम पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। ठीक, वैदिक हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली समझते हैं। वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध होते थे, मतलब जो आपका वैदिक काल है उसमें गुरु और शिष्य के बीच में क्या था? मधुर संबंध होते थे। दोनों एक दूसरे को स्नेह प्रेम करते थे। शिष्य गुरु की सेवा करते थे। गुरु वात्सल्य भाव से शिष्य की देखभाल, उनके भोजन व आवास का प्रबंध करते थे। जिस प्रकार पिता अपना धन, यश, ज्ञान आदि सब कुछ अपने पुत्रों को सौंप देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता था।
आधुनिक काल में गुरु शिष्य के बीच ऐसे संबंध नहीं रहे हैं। देखिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है? आप लोगों ने महाभारत या रामायण देखा ही होगा। वहाँ पे क्या था? वो भगवान राम जी जो थे, वो जाके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए थे। और गुरुकुल शिक्षा क्या है कि बच्चे जो हैं जाके मतलब जैसे आज का हॉस्टल समझ लीजिए, जैसे आज बच्चे हॉस्टल में जाते हैं लेकिन उनको वहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। उसी प्रकार से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है कि बच्चे अपना घर छोड़ के जाके गुरु के साथ रहते थे और गुरु उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। जैसे पापा मतलब पिता होते हैं, बच्चों का अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, भोजन जितने भी संबंधित है सब, तो उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्यों का ध्यान रखते थे। वही कहा जा रहा है कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच बहुत अच्छा संबंध होता था, मधुर संबंध होता था और दोनों में बहुत स्नेह प्रेम था। शिष्य क्या करते थे? अपने गुरु की सेवा करते थे और गुरु भी वात्सल्य भाव से क्या करते थे? शिष्य की देखभाल करते थे। गुरु उनके भोजन, आवास का प्रबंध करते थे। भोजन, आवास मीन्स मतलब रहने का स्थान का प्रबंध करते थे। किस प्रकार? जिस प्रकार पिता अपना धन, यश, ज्ञान सब कुछ अपने पुत्र को सौंप देता है, उसी प्रकार गुरु भी क्या करता था? अपने शिष्य को संपूर्ण तप और ज्ञान अर्पित कर देता था। लेकिन आज के टाइम में गुरु और शिष्य के बीच में ऐसे संबंध नहीं रहे। ठीक है? तो जो आपका गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है वो प्राचीन काल की बात बता रहे हैं और तुलना भी कर रहे हैं कि आज के टाइम में आधुनिक काल में ऐसी जो है संबंध गुरु और शिष्य के बीच में नहीं देखा गया। अब नेक्स्ट आप देखिए बौद्ध कालीन शिक्षा। वैदिक काल के बाद बौद्ध काल का उद्भव हुआ। सॉरी, फिर से देखिएगा। वैदिक काल के बाद आपका जो प्राचीन काल है उसमें जो है पहले तो वैदिक काल का शिक्षा हम लोगों ने पढ़ा, फिर वैदिक काल के बाद जो है बौद्ध काल का उद्भव हुआ। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? बौद्ध काल के जो प्रवर्तक थे कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध, सभी को पता होगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म का प्रारंभ माना जाता है। बौद्ध कालीन शिक्षा 6 या 8 वर्ष से माना जाता है। जो आपका बौद्ध कालीन शिक्षा है वो 6 या 8 वर्ष से माना जाता है। शिक्षा का मूल केंद्र मठ हुआ करता था, मतलब कि जो शिक्षा लेने के लिए जहाँ बच्चे उस समय जाते थे बौद्ध कालीन समय में, बौद्ध काल के टाइम में, वहां पे मठ में शिक्षा दिया जाता था। उनमें प्रवेश करने से पहले बच्चे का प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। ठीक है, अब देखिए प्रवज्जा संस्कार क्या है? इसमें जो है बच्चों के सिर के बाल मुड़वा देते थे, यानी बच्चों के जो बाल है उनको पूरा मुंडन बना दिया जाता था। पीले वस्त्र धारण करके शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। यानी जैसे आज के टाइम में जब बच्चों का एडमिशन होता है तो वो यूनिफॉर्म चाहिए, उनको शूज चाहिए और टाई सब चाहिए। उसी प्रकार से जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी उसमें अगर बच्चों को मठ में प्रवेश करना है तो उनकी उम्र 6 या 8 वर्ष की होनी चाहिए और मठ में जाके शिक्षा करते थे। और एडमिशन से पहले या वहां पे प्रवेश करने से पहले प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। अब प्रवज्जा संस्कार क्या था? बच्चों के सर के बाल मुड़वाते थे और पीले वस्त्र वो धारण करके तब शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। आगे देखते हैं। गुरु से प्रार्थना करता था। प्रार्थना स्वीकार होने के बाद देखिए वहां उसके बाद क्या था कि वो गुरु से प्रार्थना करते थे। प्रार्थना जब स्वीकार हो जाने के बाद शरण त्रयी का अनुसरण करते थे। अब शरण त्रयी 3 है। बुद्धम शरण गच्छामि। चलिए फिर कल मिलते हैं।